हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। कक्षा 9 की मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे थे और मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि व्यस्तता की वजह से मैं वीडियोस आगे बना नहीं पाया। और इस माफ़ी के साथ आगे बात बतानी है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये आगे चलने वाला है। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं काफ़ी है, इसमें डिटेल्स बहुत सारी दी गई हैं, पर मैं उन डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा। अच्छे से थोड़ा बहुत हल्का सा समझा के सीधा प्रश्नावली पे चलूँगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब समझ लेते हैं। समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा जिसमें बराबर का निशान दिखा, जिसमें ऐसा बीजीय व्यंजक जैसे 3x है प्लस 4 है बराबर 0, बराबर का निशान अगर दिखाई दे जाएगा तो समीकरण कहलाएगा। ओके। रैखिक के लिए चर राशि की घात 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x की घात 1 दिखाई दे रही है तो इसे रैखिक कहेंगे। तो यह एक रैखिक समीकरण हमने लिखा है। रैखिक दो चर वाला, दो चर यानी कि इसमें दो चर राशियाँ दिखाई देनी चाहिए। जैसे 3x प्लस 4y प्लस 9 लिख लेते हैं बराबर 0। तो ऐसा जिसमें दो चर राशियाँ हैं, दोनों चर राशियों के ऊपर घात 1 ही है। घात 1 जब होती है तो लिखी नहीं जाती, पर वो 1 होती है। तो ऐसे चीज़ को हम कहेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है। अब इस समीकरण को बनाने का औचित्य क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए कक्षा 10 में जब आप जाएंगे तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे, यानी जोड़ा दो समीकरण होते होंगे। एक समीकरण ये, उसके साथ वाला एक और समीकरण, इन दोनों को हल करके उसका मान निकालना, मतलब हल करना होगा। तो ये वाला बात होती है कक्षा 10 में। फिलहाल आपको फंडा, मतलब इसमें फंडा समझाया जा रहा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। समझ लिया। समझने के बाद आपको आगे इसमें मतलब ये होता क्यों है ये समझाना अगर मैं चाहूँ हल्का सा। जैसे एक मिस्टर गोलू हैं, वो बाज़ार जाएंगे और 2 किलो आलू ख़रीद लिए हैं और 4 किलो बैगन ख़रीद लिए हैं। ये इनका आज का हिसाब है। आलू का जो दाम है वो पता नहीं है मुझे, तो मान लीजिए 1 किलो आलू का दाम x रुपये हो गया, तो 2 किलो आलू का दाम 2x रुपये। 1 किलो बैगन का दाम अगर हम y मान लेते हैं तो 4 किलो का 4y। इन दोनों को जोड़ करके ही उनको पैसा देना होगा, और इसी के बराबर अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये समीकरण बन जाएगा। इसमें दो चर राशियाँ यानी कि आलू है और बैगन है, जिनका जो दाम है वो हमको नहीं पता है। ठीक, तो यही कुल मिला के ऐसा कुछ बातें होती है, आलू बैगन वाला खेला होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रैखिक समीकरण जो होता है वो इस रूप में इसका मानक रूप होता है। ये क्या कहते हैं इसको, मानक रूप। इस मानक रूप में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। कौन सा रूप है, मानक रूप है। बहुत ज़रूरी बात है, ये मानक रूप है। मैं जब पढ़ाता था शुरू में मुझे ये शब्द याद नहीं आ रहा था। मैंने कह दिया था कि बच्चों से कि ये अच्छा लगने के लिए ऐसे किया जाता है, पर और उन्होंने हमें स्कूल में कह दिया तो उसके बाद उनकी फजीयत मतलब मजाक उड़ाया गया कि अच्छा लगने के लिए ऐसा कोई। अच्छा लगने के लिए नहीं, अच्छा लगने के लिए तो होता है, लेकिन ये इसका मानक रूप है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म अंग्रेजी में कहा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो भी समीकरण होंगे वो हमको इस रूप में लिखने होंगे। इस रूप में क्या खासियत है कि बराबर के उस पास 0 है और इस पार सारे लोग हैं। ठीक, अब समझ लेते हैं कि a प्लस बी प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। वैसे पहला प्रश्न है जिसमें 2x प्लस 3y बराबर 5 है, तो हम कह देंगे कि 2x प्लस 3y है। 5 को इधर भेज देंगे तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे a बराबर हमको 2 दिखाई दे रहा है, b बराबर हम देखना चाहेंगे तो 3 दिखाई दे रहा है, और c बराबर देखना चाहेंगे तो ये 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ माइनस है तो -5 लिखेंगे। तो समझ में आ गया कैसे लिखना है, क्या करना है। कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है। जस्ट डू इट, नथिंग सीरियस। कुछ भी सीरियस जैसी चीज़, इसमें सीरियसनेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है।
दूसरा वाला प्रश्न अगर हम करना चाहें तो x बराबर -5 + 3y है, तो सबको इधर भेज देंगे। x है, 3y इधर आके माइनस प्लस में तो उधर था -3y हो जाएगा, -5 इधर आगे +5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। a बराबर देखेंगे जाएंगे तो अब तुरंत जल्दी से x लिख देते, तो गलत बात। x के साथ जो भी रहेगा वो a की वैल्यू होती है। आप कहोगे a x के साथ कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं तो वहाँ 1 होता है। और b का वैल्यू ये -3, बहुत समझदार हो। और c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब ये पाई देखकर आप डर जाओगे, कहोगे भैया मुझे पाई वाला नहीं आता, मुझे माफ़ करो ना। बट नहीं यार, डोंट वरी, इसमें कुछ है नहीं, नन्हा मुन्ना सा राही है, देश का सिपाही है, और कुछ नहीं है। पहले देखो, 2x को इधर भेजो तो माइनस में हो जाएगा, ये वाले को उधर भेज दो, ठीक है, वो माइनस में हो जाएगा। तो 2x प्लस में हो गया, ये वाला उधर जाके -πy हो गया है। अब इसके साथ कोई c वाला मटेरियल नहीं है तो +0 लिख देते हैं, और बराबर के इस पार 0 था वो इस पार हो जाएगा। कंफ्यूज हो गए हो ना, ठीक है। हमने इसको इधर भेज दिया, बराबर के इस पार 0 बचा है। अब बराबर के इस पार वाला, बराबर के इस पार वाला जो 0 है हमने उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। a बराबर 2 दिखाई दे रहा है, b बराबर क्या दिखाई दे रहा है, -π दिखाई दे रहा है, और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे c वाला मटेरियल है ही नहीं तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ओके, इजी, समझ में आया। y बराबर 9 है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। 9 को इधर भेज देना है, y - 9 बराबर 0। अब कहोगे इसमें x तो है नहीं, तो 0x लगा दो, ठीक है, 0x लगा दो। क्या लगा दो, 0x लगा दो। क्या लगा दो, 0x। जैसे y गायब रहे तो क्या करेंगे, 0y, और यहाँ पे c गायब था तो क्या लगाते, 0 अकेले लगा दिया था, तो वही काम है, 0x लगा दो। तो a की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 0, b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, y के साथ क्या है, 1, और c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -9। समझ में आ रही बात, आ रही होगी। x का साथ 0 है, y के साथ कुछ भी नहीं है, 1, और ये जो c के है वो क्या है, -9 है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं क्या करूं, x/3 - y/4 बराबर 2। क्या करोगे भैया, अच्छे से समझने के लिए, ये जो x/3 है इसका मतलब समझो कि ये 1/3 गुणते x हैं, x ऊपर चला गया है, बस समझने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ गए ना, समझ लिया। तो ये जो x/3 है तो मैं ऐसे लिख सकते हो 1/3x - 1/4y, और पर ये वाला जो 2 है इधर भेज दो, -2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या दिखाई देगी, 1/3, b की वैल्यू क्या दिखाई देगी, -1/4, c की वैल्यू क्या दिखाई देगी, -2। ठीक हो गया, काम ख़त्म, खेला ख़त्म हो गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ये वाला प्रश्न कैसे किया जाएगा, चलो मुश्किल है, थोड़ा दिखाते हैं। 12y - 1/3 बराबर x है, ठीक। क्या करेंगे, x को यहीं रहने दो, इन दोनों को उधर भेज दो, x यहीं पे है, 12y उधर गया, -12y हो गया, -1/3 उधर गया, +1/3 हो गया। बराबर के इस पार 0 होना चाहिए था, उस पार ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x के साथ कौन रहता है, 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे b के साथ, b का मतलब y के साथ क्या है, -12, और c के साथ क्या है, ये 1/3 है। हो गया, इजी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो ऐसे ही ये होते हैं मानक रूप में बदलने वाले काम। तो मानक रूप में बदलने वाला काम आपने कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, प्रश्न संख्या 2 को, और उसके बाद आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देखो बात ये है कि प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं कि यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट और मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं तो हमें कुल इतनी कीमत देनी पड़ती है, ठीक है। तो रैखिक, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाइए, इसको दिखाना है। तो दिल्ली से आगरा के, तो दिल्ली से आगरा
के एक टिकट का मूल्य कितना होगा भैया, x मान लो, x रुपया मान लो, ठीक है। और दिल्ली से ही मथुरा, दिल्ली से मथुरा, क्या भैया, मथुरा के एक टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया, ऐसे हो जाएगी बातें। तो दिल्ली से आगरा के कितने टिकट, 2 टिकट यानी 2x, दिल्ली से मथुरा के लिए 3 टिकट यानी कि 3y, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, कितना रुपया लग रहा है, 440, तो बराबर 440 रुपया, इस 440 है, इसको इधर भेज दो, तो 2x + 3y - 440 बराबर 0 बन गया, बन गया। और समीकरण के रूप में दर्शाना है, बस दर्शा दिए, काम खत्म हो गया। तो आगे के प्रश्नों को आप खुद कीजिए, 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न आप खुद कर पाओगे, करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।